तो आज हम नए टॉपिक के विषय में बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम होगा निपात। आइए देखते हैं निपात के बारे में। निपात एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है और इसे सरलना बेहद सरल है। और अगर हम देखें इसके सारे एंगल के बारे में तो ये बेहद सरल हो जाएगा। क्या है इसकी सरलता, आइए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे सवाल आपको वन लाइनर टाइप से मिल जाएंगे। जैसे सवाल नंबर 1 कि निपात का अर्थ क्या होता है। फिर एक प्रश्न पूछा जाएगा, निपात का कार्य क्या है। फिर एक प्रश्न है, निपात में विशेष क्या है। फिर एक प्रश्न आएगा, अंतर। और एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि निपात के वर्ग या फिर प्रकार के विषय में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये एकदम सरल सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको तनाव नहीं लेना है, धूमधाम से इसे समझना है। तो सवाल ये है कि आखिर निपात शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो एकदम प्यारा सा उत्तर है इसका, बल प्रदान करना। फिर सवाल है कि कार्य क्या है। तो कार्य में कहेंगे ये कि ये किसके लिए संबोधन है। तो निपात के लिए इसका संबोधन किया गया है। ये ये शब्द समूह या फिर किसी वाक्य या फिर वाक्यांश को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करता है। ये दो बेहतरीन सा सवाल आपके सामने और दोनों का उत्तर आप धूमधाम से दे पाएंगे। ये शब्द समूह वाक्य या वाक्यांश को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है इसके विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम कुछ हिस्से को और समझ लें। ये कैसे है, ये बात जानना है। फिर बात आती है विशेष की। विशेष में आपको सीखना होगा क्या। इसमें पहली बात तो ये है कि निपात जो है ये शुद्ध रूप से अव्यय नहीं है। और फिर इससे जो दूसरा इन्फॉर्मेशन कि इसे वाक्य का सहायक तो माना जाता है, पर वाक्य का सहायक होते हुए भी इसे वाक्य का अंग नहीं माना जाता। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर, अगर आपने ये बताया कि वाक्य का सहायक होते हुए भी इसे वाक्य का अंग नहीं माना जाता, नहीं को हाईलाइट क्यों किया। क्योंकि नहीं ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। जल्दबाजी में लोग पढ़ते हैं और इस नहीं को ध्यान नहीं देते हैं।
परीक्षा में वो ये विचार कर लेते हैं कि ये अगर वाक्य का सहायक है तो जाहिर सा है कि ये वाक्य का अंग भी होगा, पर ऐसा है नहीं। ये बात इसका बहुत ध्यान देने योग्य। अब अंतर क्या हम सीखेंगे, उसमें दो बातें हैं। मैंने आपको जब बताया कि ये शुद्ध रूप से अव्यय नहीं है, तो शुद्ध शब्द लगाते ही एक सवाल बनता है कि निपात अव्यय तो है पर शुद्ध रूप से नहीं है। तो ये जानना जरूरी है कि आखिर ये अव्यय और निपात, इन दोनों में अंतर क्या है। जाहिर है ये प्रश्न बन जाएगा और इसका सिंपल सा जवाब आपको देना है, शानदार सा उत्तर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर किस मामले में निपात और अव्यय एक समान है। तो आप बताएंगे अव्यय में एक महत्वपूर्ण बात आपने सुना होगा कि अव्यय जो होता है न उस पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, न वचन का प्रभाव पड़ता है, न कारक का प्रभाव पड़ता है। अर्थात इस पर इन तीनों का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक ऐसे ही निपात पर भी न तो लिंग का प्रभाव है, न तो वचन का, और न कारक का प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक अगर मामले को ध्यान से देखें तो निपात और अव्यय दोनों बराबर हो जाते हैं। पर प्रश्न है कि ये शुद्ध रूप से अव्यय नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अव्यय तो है पर शुद्ध रूप से नहीं है। तो पहले हम इस बात को जानें कि ये अव्यय है, ऐसा कैसे। तो आप बताएंगे कि जिस तरह से अव्यय पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक वैसे निपात पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। अब सवाल दूसरा कि ये शुद्ध रूप से अव्यय नहीं है, तो इसमें अशुद्धता कहाँ आ जाती है। माने ऐसी कौन सी स्थिति है जहाँ हम इस बात को तय करेंगे कि ये वाला हिस्सा निपात का और ये वाला हिस्सा अव्यय का है, जो दोनों आपस में मेल नहीं खाते, जिसके कारण हम इसे शुद्ध निपात के अंतर्गत नहीं मानते हैं। आइए देखते हैं वो है कहाँ। अव्यय की एक खासियत है मित्र। क्या? अव्यय और निपात, अव्यय जो होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, जबकि प्रायः निरर्थक होते हैं। ये वो स्टेज है। माने जितने भी अव्यय हैं, जैसे क्रिया विशेषण में धीरे धीरे, संबंध बोधक में बिना, समुच्चय बोधक में और, ये सारे लोग अर्थवान हैं। इनका कोई न कोई एक मतलब है। जबकि निपात का ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जो कि निरर्थक होता है, जैसे ही, जैसे भी। इनका कोई अर्थ नहीं है। और जिनका कोई अर्थ नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है कि वो क्या है, कि वो निपात की श्रेणी में आते हैं। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि वो कौन सा हिस्सा है जिसके कारण निपात और अव्यय को एक माना जाता है, तो आप कहेंगे जिस तरह से अव्यय पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक वैसे ही अव्यय पर भी लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा सवाल, फिर वो कौन सी स्थिति है जहाँ अव्यय और निपात को एक साथ माना जाता है, तो ये लिंग वचन कारक, वो कौन सी सिचुएशन है जब इन दोनों को अलग करता है। तो आप सरल सा उत्तर देंगे कि जितने भी अव्यय होते हैं वो सार्थक होते हैं, और जितने भी निपात होते हैं वो ज़्यादातर केस में निरर्थक होते हैं।
अब वर्ग और प्रकार के संदर्भ में जब आपसे सवाल करेगा तो एकदम बहुत ही प्रेम से आप उत्तर दें कि निपात के मुख्यतः 9 वर्ग होते हैं या प्रकार होते हैं, दोनों बात एक ही है। चाहे वर्ग कहे या प्रकार, दोनों बात एक ही है। अब सवाल ये है कि निपात का अर्थ मैंने बताया बल प्रदान करना। कैसे बल प्रदान करता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हमको ये सीखना है कि आखिर निपात बल प्रदान करता कैसे है। फिर उसके बाद कि ये किस तरह से शब्द समूह या वाक्य या वाक्यांश को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करता है। इसका हिंदी मतलब जान लीजिएगा। निपात जो होते हैं वो किसी शब्द के पहले लग जाएंगे, उस शब्द का जो अर्थ होगा उस पर एक जोर, एक बल देना शुरू कर देते हैं, जिससे उसमें गंभीरता आ जाती है। ध्यान रखिएगा कि निपात किसी भी वाक्य को या वाक्यांश को या शब्द समूह के अर्थ को नहीं बदलता है। अर्थ जो होता है वो होता ही है, पर उसके भावार्थ में गंभीरता आ जाती है। जैसे एक वाक्य लेकर के अगर हम देखें, यहाँ तक की बात आप समझ पाए होंगे। जैसे मैंने लिखा कि राम घर जाता है। जैसे मैंने कहा बच्चा जानता है। ये दो वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि एक में कहा गया है कि राम घर जाता है, दूसरे वाक्य में बच्चा जानता है। ये दो सिंपल से वाक्य हो गए। अब इसमें समझ कहाँ से डेवलप करनी है कि ये जो वाक्य है, दोनों वाक्य, दोनों वाक्य में देखिए परिवर्तन कैसे होता है। अगर मैं ये कहूँ कि राम भी घर जाता है, और बच्चा ही जानता है। इस वाक्य में भी राम घर जा रहा था, इस वाक्य में भी राम घर जा रहा है, पर भी को लगाते हुए राम पर विशेष बल पड़ने लगा कि राम भी, माने ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग जा रहे थे, राम को वहां नहीं जाना चाहिए था घर पर राम भी घर जाता है, राम पर विशेष बल पड़ने लगा। बच्चा जानता है, ये तो एकदम सिंपल सी बात है। पर अगर ये कहा जाए कि बच्चा ही जानता है, इसका मतलब कि कोई और नहीं जानता, इन सब में बच्चा ही जानता है, ये विशेष प्रकार का बल। तो बल इसी तरीके से पड़ता है। तो पहले वाक्य में ही और दूसरे वाले वाक्य में, पहले में भी और दूसरे वाक्य में ही, ये दोनों इन वाक्य के निपात हो गए। और निपात ऐसे ही होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझें कि किस तरीके से, जो मैंने कहा कि निपात 9 प्रकार के होते हैं, उन 9 के विषय में अगर हम आप चर्चा कर लें तो ये बातें, ये कंसेप्ट आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो 9 प्रकार हैं और कौन कौन से। तो इसके लिए हम एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और इसमें पहले निपात का मैंने जिक्र किया, जिसे बोलते हैं चाहे प्रकार कहे चाहे वर्ग कहे। उत्तर आपका 9। पहला है स्वीकार्य निपात, दूसरा है नकारार्थ निपात, तीसरा है निषेधार्थ निपात, चौथा है प्रश्न बोधक निपात,
पांचवा है विस्मय बोधक निपात। और छठा है तुलना सूचक निपात। सातवां है आदर सूचक निपात। और आठवां है फलदायक या सीमा बोधक निपात। और नौवां है अवधारणा बोधक निपात। ये तो निपात के नवों नाम हो गए, और नवों नाम अगर याद हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा याद कर पा रहे हैं। अब हर एक निपात में मैंने कहा कि कुछ रेंज होंगे, कुछ शब्द होंगे जो स्वीकार्य को प्रेजेंट कर रहे होंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो मना कर रहे होंगे, नकारार्थ होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सख्त मना कर रहे होंगे, एकदम निषेध होगा, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनको सुन करके ये पता चलेगा कि प्रश्न का बोध हो रहा है, कुछ ऐसे होंगे जो विस्मय प्रकट करने की क्षमता रखते होंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो तुलना करने के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आदर प्रकट करने के लिए किए जाते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बल देने के लिए या किसी भी वस्तु को एक सीमा में बांधने का काम करते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो अवधारणा को प्रकट करने में समर्थ होंगे। ठीक ऐसे ही एक बात और हो सकता है किसी विद्यार्थी के मन में ऐसा डाउट आ जाए, मतलब मैं चाहता हूं कि इस क्लास को ठीक ऐसे डेकोरेट करूं कि किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई सवाल बचे ही ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे, ये एकाक बच्चे जो थोड़ा सा साइंटिफिक सोचते हैं उनके ऐसे सवाल बनते हैं, जनरली ऐसे सवाल बनते नहीं हैं कि क्या सर इन निपातों का भी सीक्वेंस है, 1 से 9 तक के जो ये डिजिट हैं क्या इनके भी सीक्वेंस है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा कि इन निपातों को सीक्वेंस वाइज रखिए, ये नहीं आएगा। ठीक है, अब स्वीकार्य निपात में कौन कौन से हैं तो देखिए, एक तो जी है, एक है जी हाँ या कभी कभी हाँ। आप ये अच्छी तरह जान रहे होंगे कि हम सब इन तीनों शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं तो स्वीकृति देने के लिए, किसी बात को स्वीकार करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नकारार्थ में नहीं या फिर जी नहीं, इन दोनों का प्रयोग हम किसी भी बात को मना करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। निषेध वाले में मत, या फिर बिल्कुल नहीं, या फिर खबरदार, इन तीनों निपातों का प्रयोग हम किसी भी बात को पूर्णतः निषेध करने के लिए करते हैं। अब अगर बात करें प्रश्नबोधक, इसमें आता है क्या, प्रश्नसूचक शब्द, या फिर क्या न का प्रयोग करते हैं। विस्मय बोधक की बात करें अगर हम, तो इसमें आता है काश, या फिर काश की, या फिर क्या। आप ये बिल्कुल डाउट में मत रहें कि जैसे क्या शब्द है,
यहाँ भी क्या है, एक क्या के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, बल्कि एक क्या के बाद क्या है, एक्सक्लामेटरी साइन का प्रयोग है। तो डेफिनेटली पहचान पाएंगे। तुलना सूचक के लिए अगर ध्यान रखें तो या तो आता है सा, या फिर सी, या फिर से। इसी क्रम में यदि आपसे पूछा जाए आदर सूचक में, तो केवल जी। जी आदर सूचक में भी है, स्वीकार्य में भी है, पर ध्यान रखिएगा जब भी प्रश्न पूछेगा दोनों में से केवल एक ही विकल्प में होगा, दोनों कभी नहीं दिए जाते। इस चीज को एकदम नोट करके रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है वो ये है, बलदायक सीमा बोधक सर्वाधिक पूछा जाने वाला निपात है। इसमें आता है ही, इसमें आता है भी, इसमें आता है तो, इसमें आता है तक, इसमें आता है भर, इसमें आता है सिर्फ, इसमें आता है केवल, इसमें आता है मात्र। तो इनका विशेष ध्यान रखना है। और अवधारणा बोधक भी इंपॉर्टेंट है। जब अवधारणा बोधक इंपॉर्टेंट है तो बलदायक वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक शब्द आएगा ठीक, लगभग, तकरीबन, या फिर करीब। बस इन्हीं में से कोई न कोई एक वाक्य आपको बना करके देगा। वाक्य बना करके देते हैं और इनमें से किसी न किसी को वाक्य में प्रयुक्त करके देंगे। आपको पहचानना होगा कि कौन सा हिस्सा निपात है। 4 विकल्प में दिए जाते हैं, आपसे बताया जाएगा कि बताइए इन चारों विकल्प में कौन सा शब्द है जो निपात का द्योतक है। एकदम सिंपल सी बात है। और मुझे लगता है कि ये बात धूमधाम से बहुत अच्छे तरीके से आपने इस बात को समझ लिया होगा। तो इसको आप कंप्लीट करें और इसके अगले हिस्से की चर्चा हम अगले हिस्से में करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। विशेष बात जो हमें आपको ध्यान देने योग्य है वो ये कि एक लेक्चर में एक टॉपिक, कम से कम एक टॉपिक कवर होगा। अब होता क्या है कि कुछ टॉपिक हैं जो बहुत बड़े हैं, उनको हम 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पर ऐसा नहीं होगा किसी भी लेक्चर में कि एक ही लेक्चर में हम 2 टॉपिक शामिल कर दें। हर एक टॉपिक का एक अलग लेक्चर होगा। अगर कोई टॉपिक बहुत बड़ा है तो उसको हम 2-3 पार्ट में करेंगे। ये बात आप समझ पा रहे हैं। पर जो लेक्चर छोटा है वो भले ही 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, पर उसको हम अलग रखेंगे, जिससे आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो उसकी लिस्ट देखे, उसके नाम देखे और बेहद सरलता से आप उसे प्ले करके धूमधाम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आशा है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जो हिस्सा नहीं समझ में आएगा वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, अगर होता है तो जब हम लाइव प्रैक्टिस करा रहे होंगे वहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं हम। तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।